दुनिया में कुछ जगहें खूबसूरत दिखाई देती हैं, लेकिन उनके करीब जाते ही मन में एक अजीब बेचैनी उतरने लगती है। जैसे पहाड़, जंगल और समंदर अपनी असली कहानी छिपाकर केवल उतना ही दिखा रहे हों जितना इंसान देख पाने के लिए तैयार है। आज हम ऐसी ही 10 जगहों की ओर बढ़ेंगे जहां हर दृश्य के पीछे एक अनकहा सवाल मौजूद है। नंबर 1, चॉकलेट हिल्स, कुदरत की मिठास। फिलीपींस के बोहोल द्वीप पर फैली चॉकलेट हिल्स को पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी अज्ञात शक्ति ने धरती के ऊपर हजारों एक जैसे टीले बनाकर उन्हें बिल्कुल सही दूरी पर सजा दिया हो। दूर तक फैले इन गोलाकार पहाड़ों की संख्या 1000 से भी अधिक मानी जाती है। कुछ अनुमान इन्हें लगभग 1700 तक बताते हैं। लगभग सभी पहाड़ एक जैसे आकार के दिखाई देते हैं और यही समानता इस पूरे दृश्य को सुंदर होने के साथ साथ अस्वाभाविक भी बना देती है। बरसात के मौसम में ये पहाड़ गहरी हरी घास से ढक जाते हैं, लेकिन जैसे ही सूखा मौसम आता है, घास भूरी पड़ने लगती है और पूरा इलाका चॉकलेट के विशाल टुकड़ों जैसा दिखाई देने लगता है। इसी बदलाव के कारण इन्हें चॉकलेट हिल्स कहा गया। मगर असली सवाल इनके रंग का नहीं, इनके बनने का है। भूगर्भ वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों वर्ष पहले यह पूरा इलाका समुद्र के नीचे था। समुद्री जीवों के अवशेषों और चूना पत्थर की परतों से यहाँ विशाल भूभाग बना। समय के साथ पानी, वर्षा और भूमि के कटाव ने इन पहाड़ों को गोल आकार दिया। यह वैज्ञानिक उत्तर सुनने में संतोषजनक लगता है, लेकिन एक प्रश्न फिर भी बच जाता है। कटाव यदि अनियमित होता है तो इतने सारे पहाड़ लगभग एक ही आकार और ढलान में कैसे खड़े हो गए? स्थानीय कथाएं इस रहस्य को विज्ञान से बिल्कुल अलग दिशा में ले जाती हैं। एक कथा के अनुसार 2 विशालकाय दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। उन्होंने कई दिनों तक एक दूसरे पर चट्टानें और मिट्टी फेंकी। लड़ाई समाप्त होने के बाद वे वहां से चले गए, लेकिन उनके फेंके हुए पत्थर इन पहाड़ियों के रूप में रह गए। दूसरी कथा कहीं अधिक दुखद है। कहा जाता है कि अरोगो नामक एक विशालकाय प्राणी को एक साधारण इंसानी युवती से प्रेम हो गया था। युवती की मृत्यु के बाद वह इतना रोया कि उसके विशाल आंसू धरती पर गिरकर पहाड़ियों में बदल गए। शायद यही कारण है कि स्थानीय लोग इन्हें केवल भूगर्भीय संरचना नहीं, बल्कि अधूरे प्रेम की निशानी भी मानते हैं। इन पहाड़ियों के बीच खड़े होकर सबसे विचित्र अनुभव तब होता है जब आपको हर दिशा में एक जैसी आकृतियां दिखाई देती हैं। न कोई एक पहाड़ सबसे अलग, न कोई ऐसा संकेत जिससे रास्ते की पहचान की जा सके। धुंध उतरने पर पूरा क्षेत्र एक विशाल भूल भुलैया जैसा दिखने लगता है। हो सकता है इन पहाड़ियों का निर्माण केवल पानी और पत्थर का खेल हो, लेकिन प्रकृति ने यहाँ जो समानता बनाई है वह इतनी सटीक है कि मन बार बार यही पूछता है, क्या यह सचमुच केवल संयोग था? नंबर 2, फांजिंगशान माउंटेन, बादलों का मंदिर। चीन के गुइजो प्रांत में स्थित फांजिंगशान पर्वत समुद्र तल से हजारों मीटर ऊपर उठता हुआ ऐसा दिखाई देता है जैसे धरती ने बादलों को चीरकर आकाश में एक पत्थर का द्वार बना दिया हो। इस पर्वत का सबसे रहस्यमयी भाग है गोल्डन समिट, जहां 2 संकरी चट्टानी चोटियों के ऊपर 2 प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। दोनों मंदिरों को जोड़ने के लिए बीच में एक छोटा सा पुल है और उसके दोनों ओर सीधी गहराई दिखाई देती है। यह दृश्य जितना सुंदर है उतना ही बेचैन करने वाला भी। सवाल केवल यह नहीं कि मंदिर इतनी ऊंचाई पर क्यों बनाए गए, बल्कि यह भी कि सदियों पहले भारी निर्माण सामग्री को वहां तक पहुंचाया कैसे गया होगा। आज भी शिखर तक पहुंचने के लिए हजारों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। रास्ते में मौसम अचानक बदल सकता है। कुछ क्षण पहले साफ दिखाई देने वाला शिखर अगले ही पल बादलों के भीतर पूरी तरह गायब हो जाता है। फांजिंगशान का अर्थ बौद्ध परंपरा में पवित्र और शुद्ध भूमि से जुड़ा माना जाता है। लंबे समय से इसे आध्यात्मिक साधना और एकांत का स्थान माना जाता रहा है। मान्यता है कि पहाड़ की ऊंचाई और कठिन यात्रा साधक को सांसारिक दुनिया से दूर ले जाती है।
मगर शायद यहाँ का एकांत केवल शरीर की परीक्षा नहीं लेता, बल्कि मन पर भी असर डालता है। स्थानीय लोगों के अनुसार पर्वत के आसपास कभी-कभी घंटियों जैसी ध्वनि सुनाई देती है, जबकि आसपास कोई स्पष्ट स्रोत नहीं होता। तेज हवा जब संकरी चट्टानों और मंदिरों की दीवारों से टकराती है, तो कई विचित्र आवाजें पैदा हो सकती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से इसका कारण हवा का दबाव हो सकता है, लेकिन धुंध के भीतर वह आवाज सुनना किसी अदृश्य अनुष्ठान का हिस्सा लग सकता है। पर्वत पर प्राचीन वनस्पतियां और कई दुर्लभ जीव पाए जाते हैं। यहाँ कुछ पेड़ हजारों वर्षों से जीवित माने जाते हैं। घना जंगल नीचे की दुनिया को ढक देता है, जबकि शिखर बादलों के ऊपर अलग थलग खड़ा रहता है। इस ऊंचाई से नीचे देखने पर कई बार धरती दिखाई ही नहीं देती, केवल सफेद बादलों का अथाह समुद्र नजर आता है। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि गोल्डन समिट की दोनों चोटियां प्राकृतिक रूप से अलग हैं, फिर भी मंदिर ठीक उनके ऊपर बनाए गए। क्या प्राचीन निर्माताओं ने इस स्थान को केवल इसकी ऊंचाई के कारण चुना था, या पर्वत का कोई धार्मिक और खगोलीय महत्व भी था जिसे अब हम पूरी तरह समझ नहीं पाते? रात के समय यहाँ सामान्य यात्रियों का पहुंचना लगभग असंभव है। अंधकार में केवल मंदिरों की आकृति और हवा की आवाज शेष रहती होगी। नीचे हजारों मीटर की गहराई, ऊपर अनंत आकाश और बीच में पत्थर पर टिका एक छोटा सा मंदिर। फांजिंग शान पर पहुंचने वाला व्यक्ति बादलों के ऊपर तो खड़ा होता है, लेकिन शायद उसे यह समझ नहीं आता कि वह स्वर्ग के करीब पहुंचा है या किसी ऐसी सीमा पर जिसके आगे इंसानों को नहीं जाना चाहिए था। नंबर 3, झांगजियाजी फॉरेस्ट पार्क, अवतार की दुनिया। चीन का झांगजियाजी राष्ट्रीय वन उद्यान लगभग 3000 ऊंचे पत्थर के स्तंभों और चोटियों से भरा हुआ है। इनमें से कई चट्टानें इतनी पतली और ऊंची हैं कि दूर से वे जमीन से उठते हुए विशाल पत्थर के खंभों जैसी दिखाई देती हैं। जब बादल और धुंध इनके बीच भर जाते हैं, तो कुछ चोटियां हवा में तैरती हुई प्रतीत होती हैं। इसी अलौकिक दृश्य ने एक प्रसिद्ध काल्पनिक संसार की रचना को प्रेरित किया था, लेकिन वास्तविक झांगजियाजी किसी चलचित्र से भी अधिक विचित्र है, क्योंकि यहाँ दिखाई देने वाली संरचनाएं कल्पना नहीं, करोड़ों वर्षों की भूगर्भीय प्रक्रिया का परिणाम है। वैज्ञानिक मानते हैं कि पानी, हवा और लगातार होते कटाव ने बलुआ पत्थर तथा क्वार्ट्ज की विशाल परतों को धीरे धीरे काटकर इन स्तंभों का निर्माण किया। मगर जब कोई व्यक्ति पहली बार इन्हें देखता है, तो यह मानना कठिन हो जाता है कि केवल वर्षा की बूंदें और हवा इतनी सटीक खड़ी दीवारें बना सकती हैं। कुछ स्तंभ जमीन से सीधे सैकड़ों मीटर ऊपर उठते हैं। उनकी चोटियों पर पेड़ उगे हुए हैं, जबकि नीचे इतनी गहरी खाइयां हैं कि धुंध में उनका अंत दिखाई नहीं देता। कई स्थानों पर पगडंडियां चट्टानों के किनारे बनी हैं। कुछ रास्तों पर कांच के पुल और पारदर्शी फर्श हैं, जिनके नीचे केवल गहराई दिखाई देती है। लेकिन इस जंगल का असली रहस्य ऊंचाई नहीं, उसका वातावरण है। धुंध के दौरान दूरी का अनुमान पूरी तरह बदल जाता है। पास की चट्टान दूर और दूर की चट्टान अचानक सामने दिखाई देने लगती है। आवाजें भी इन पत्थर के स्तंभों से टकराकर अलग दिशाओं से लौटती हैं। कभी किसी पक्षी की आवाज बहुत पास सुनाई देती है, लेकिन उसका कोई निशान दिखाई नहीं देता। स्थानीय परंपराओं में इन पहाड़ों को आध्यात्मिक ऊर्जा और अदृश्य शक्तियों से जोड़ा जाता रहा है। कुछ मान्यताओं के अनुसार पर्वतों और नदियों में ऐसी जीवन ऊर्जा बहती है जो मनुष्य के भाग्य और मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है। आधुनिक विज्ञान इन धारणाओं की पुष्टि नहीं करता, लेकिन यहाँ की भौगोलिक बनावट सचमुच मन पर गहरा प्रभाव डालती है। झांगजियाजी में कई गुफाएं, प्राकृतिक पुल और संकरे रास्ते हैं। कुछ गुफाओं के भीतर विशाल कक्ष हैं, जिनमें पानी की बूंदें हजारों वर्षों से पत्थर की आकृतियां बना रही हैं। कई हिस्से इतने दुर्गम हैं कि वहां सामान्य पर्यटक कभी नहीं पहुंचते। घने वन और खड़ी चट्टानों के कारण पूरा क्षेत्र आज भी पूरी तरह समझा नहीं गया। कल्पना कीजिए कि आप घने कोहरे के बीच अकेले खड़े हैं। सामने पत्थर का एक स्तंभ दिखाई देता है,
फिर धीरे धीरे धुंध उसे निगल जाती है। कुछ क्षण बाद दूसरी दिशा से वही आकृति दोबारा उभरती है। आपको पता नहीं चलता कि आप आगे बढ़ रहे हैं या उसी स्थान के चारों ओर घूम रहे हैं। जांगजियाजी में रास्ता खोना केवल दिशा भूलना नहीं है। यहाँ मनुष्य कुछ समय के लिए यह भी भूल सकता है कि वह उसी धरती पर खड़ा है जिसे वह हमेशा से जानता आया है। नंबर 4, फैरो आइलैंड्स, समंदर का रहस्य। उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित फैरो द्वीप समूह 18 मुख्य द्वीपों से मिलकर बना है। समुद्र के बीच अचानक उठती काली चट्टानें, उनके ऊपर हरी घास और लगातार बदलता मौसम इन द्वीपों को किसी भूली हुई दुनिया जैसा बनाते हैं। यहाँ कई स्थान ऐसे हैं जहाँ गांव चट्टानों और समुद्र के बीच इस तरह दबे दिखाई देते हैं जैसे प्रकृति कभी भी उन्हें वापस निगल सकती है। इन द्वीपों पर मौसम का कोई भरोसा नहीं। साफ आकाश कुछ ही मिनटों में घनी धुंध में बदल सकता है। समुद्र अचानक शांत हो जाता है और फिर बिना चेतावनी के ऊंची लहरें उठने लगती हैं। लंबे समय तक यहां रहने वाले लोग भी कहते हैं कि समुद्र को कभी पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। सबसे प्रसिद्ध स्थानों में गैसादालुर गांव शामिल है। यह गांव लंबे समय तक ऊंचे पहाड़ों से अलग थलग था और यहां पहुंचने का रास्ता बेहद कठिन माना जाता था। गांव के पास मुलाफोसुर झरना सीधे समुद्र में गिरता है। तेज हवा के समय झरने का पानी नीचे गिरने के बजाय ऊपर की ओर उड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे समुद्र पानी वापस आकाश में भेज रहा हो। फैरो द्वीपों के आसपास गहरी खाइयां और समुद्री गुफाएं हैं। लहरें जब इन गुफाओं में प्रवेश करती हैं तो भीतर से भारी गूंज पैदा होती है। धुंध भरी रातों में यह आवाज दूर बसे गांवों तक पहुंच सकती है। पुराने समय में ऐसी आवाजों को समुद्री प्राणियों या मृत नाविकों की चेतावनी माना जाता था। इस क्षेत्र में अनगिनत जहाज दुर्घटनाएं हुई हैं। खराब दृश्यता, तेज धाराएं और छिपी हुई चट्टानें समुद्री यात्रियों के लिए घातक सिद्ध होती रही हैं। कई पुराने जहाजों का सटीक स्थान आज भी ज्ञात नहीं। माना जाता है कि उनके अवशेष द्वीपों के नीचे फैली गहराइयों में पड़े हैं। यहाँ बड़ी संख्या में समुद्री पक्षी घोंसले बनाते हैं। कुछ चट्टानें हजारों पक्षियों की आवाज से भर जाती हैं, लेकिन मौसम बदलते ही वही जगह अचानक पूरी तरह शांत हो सकती है। यह अस्वाभाविक शांति सबसे अधिक विचित्र लगती है। केवल हवा, घास और नीचे टकराते समुद्र की आवाज बजती है। फैरो द्वीपों से जुड़ी पुरानी लोक कथाओं में समुद्र से आने वाले रहस्यमयी जीवों का वर्णन मिलता है। कुछ कथाओं में ऐसे लोगों की बात कही गई है जो समुद्र से निकलते थे, मनुष्य का रूप धारण करते थे और फिर वापस पानी में गायब हो जाते थे। इन्हें आज केवल लोक कथा माना जाता है, लेकिन इन कहानियों का जन्म शायद उस भय से हुआ जो यहाँ के लोगों ने सदियों तक समुद्र के सामने महसूस किया। इन द्वीपों पर खड़े होकर क्षितिज देखने पर कोई दूसरा भूभाग दिखाई नहीं देता। चारों ओर केवल ठंडा गहरा महासागर होता है। तब मन में यह विचार आना स्वाभाविक है कि यहाँ रहने वाले लोग दुनिया से जुड़े हुए हैं या केवल समुद्र ने उन्हें अभी तक अपने भीतर नहीं खींचा। नंबर 5, ट्रोल फ्योर्ड, दैत्यों की खाड़ी। नॉर्वे के लोफोटेन द्वीप समूह के पास स्थित ट्रोल फ्योर्ड एक बेहद संकरी समुद्री खाड़ी है। इसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर बताई जाती है, जबकि कुछ स्थानों पर चौड़ाई इतनी कम हो जाती है कि दोनों ओर की ऊंची चट्टानें जहाज के ऊपर झुकती हुई प्रतीत होती हैं। खाड़ी के भीतर प्रवेश करते समय ऐसा लगता है जैसे समुद्र स्वयं किसी पत्थर के दरवाजे से गुजर रहा हो। ट्रोल फ्योर्ड का नाम पुराने नॉर्वेजियन लोक विश्वासों से जुड़ा है। ट्रोल ऐसे विशाल और रहस्यमयी प्राणी माने जाते थे जो पहाड़ों, गुफाओं और निर्जन घाटियों में रहते थे। कथाओं के अनुसार सूर्य का प्रकाश पड़ते ही वे पत्थर में बदल जाते थे। शायद इसीलिए नॉर्वे की अनेक विचित्र चट्टानों को जमे हुए ट्रोल की आकृतियों से जोड़ा गया। ट्रोल फ्योर्ड की चट्टानों को देखने पर यह कल्पना असंभव नहीं लगती।
कुछ पत्थर मानवीय चेहरे जैसे दिखाई देते हैं, कोई विशाल नाक, कोई झुका हुआ सिर और कोई खुले मुंह जैसी आकृति बनाता है। प्रकाश बदलने के साथ ये चेहरे भी बदलते हुए प्रतीत होते हैं। इस खाड़ी का पानी सामान्यतः शांत दिखाई देता है, लेकिन आसपास का समुद्र बहुत कठोर हो सकता है। संकरे मार्ग के कारण हवा की दिशा अचानक बदलती है। पहाड़ों से उतरती ठंडी हवा पानी की सतह पर तीव्र गति पैदा कर सकती है। पुराने नाविकों के लिए यह स्थान केवल सुंदर दृश्य नहीं, बल्कि सावधानी और भय का क्षेत्र था। खाड़ी के भीतर कई बार आवाजों का व्यवहार असामान्य लगता है। जहाज का इंजन, किसी पक्षी की पुकार या इंसान की आवाज ऊंची चट्टानों से टकराकर कई गुना गूंजती है। एक आवाज कई दिशाओं से लौट सकती है। धुंध के दौरान यह अनुमान लगाना कठिन हो जाता है कि आवाज सामने से आ रही है या पीछे से। यह क्षेत्र समुद्री गरुड़ों के लिए भी प्रसिद्ध है। वे अचानक ऊंची चोटियों से नीचे उतरते हैं और पानी की सतह से मछली उठा लेते हैं। कई बार पक्षी इतनी खामोशी से पास आता है कि उसकी छाया पहले दिखाई देती है और शरीर बाद में। शांत वातावरण में यह अनुभव अप्रत्याशित रूप से डरावना हो सकता है। सर्दियों में यहाँ दिन बहुत छोटे और रातें बेहद लंबी होती हैं। आकाश में उत्तरी रोशनी दिखाई दे सकती है, हरी और बैंगनी। चमक जब काली चट्टानों के ऊपर फैलती है तो पूरा दृश्य किसी दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार लगने लगता है। वैज्ञानिक रूप से ट्रोलफ्योर्ड केवल हिमनदों द्वारा बनाई गई एक संकरी खाड़ी है। हजारों वर्षों तक बर्फ ने पहाड़ों को काटकर यह रास्ता बनाया, लेकिन लोक कथाएं पूछती हैं कि क्या बर्फ ने केवल खाड़ी बनाई थी या उन प्राचीन आकृतियों को भी मुक्त किया था जो आज पत्थर बनकर इसके दोनों ओर खड़ी हैं। जब कोई जहाज इस खाड़ी के भीतर जाता है तो कुछ देर के लिए पीछे का खुला समुद्र दिखाई देना बंद हो जाता है। आगे ऊंची चट्टानें, पीछे संकरा मार्ग और नीचे काला पानी होता है। उसी क्षण ट्रोलफ्योर्ड सुंदर स्थान से बदलकर एक बंद कमरा बन जाता है, ऐसा कमरा जिसकी दीवारें जीवित पहाड़ हैं। नंबर 6, डोलोमाइट्स, पत्थरों का साम्राज्य। इटली के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित डोलोमाइट्स पर्वत पहली नजर में किसी विशाल पत्थर के किले जैसे दिखाई देते हैं। उनकी चोटियां सामान्य पहाड़ों की तरह गोल नहीं, बल्कि तेज धारों, खड़ी दीवारों और टूटी हुई मीनारों जैसी हैं। दिन के समय ये हल्के भूरे दिखाई देते हैं, लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अचानक गुलाबी, नारंगी और लाल रंग में चमकने लगते हैं। इस घटना को स्थानीय भाषा में एनरोसादिरा कहा जाता है। इसका कारण चट्टानों में मौजूद विशेष खनिज और सूर्य की किरणों का कोण माना जाता है। मगर सदियों पहले यहाँ रहने वाले लोगों के लिए पहाड़ों का इस तरह रंग बदलना किसी प्राकृतिक प्रक्रिया से अधिक था। उनका मानना था कि इन चोटियों के भीतर कोई सोया हुआ साम्राज्य है जो शाम के समय कुछ क्षणों के लिए जाग उठता है। डोलोमाइट्स की चट्टानों में प्राचीन समुद्री जीवों और प्रवाल के जीवाश्म मिलते हैं। यह तथ्य स्वयं में विचित्र है, क्योंकि आज जो चोटियां हजारों मीटर की ऊंचाई पर खड़ी हैं, वे कभी समुद्र के नीचे थीं। करोड़ों वर्षों में धरती की प्लेटों के टकराव ने समुद्र तल को ऊपर उठाकर पर्वत बना दिया। इसका अर्थ है कि इन पहाड़ों की चोटी पर खड़ा व्यक्ति वास्तव में एक प्राचीन समुद्र की तलहटी पर खड़ा होता है। जिन पत्थरों पर आज बर्फ जमती है, उन्हीं पर कभी समुद्री जीव तैरते थे। यह विचार सुंदर होने के साथ अस्थिर कर देने वाला है, क्योंकि यह बताता है कि धरती का कोई भी रूप स्थायी नहीं। डोलोमाइट्स में कई प्राकृतिक सुरंगें, गहरी दरारें और ऐसी घाटियां हैं जहां सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन पहाड़ों के भीतर सैनिकों ने सुरंगें और छिपे हुए ठिकाने बनाए थे। कुछ पुराने रास्ते अब भी चट्टानों के भीतर मौजूद हैं। वहां जंग लगे उपकरण, टूटे तार और युद्ध के अवशेष पाए गए हैं। सर्दियों में भारी बर्फ गिरने पर पूरा क्षेत्र सफेद हो जाता है। खड़ी चोटियों के बीच हिमस्खलन की आवाज
कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकती है। कभी कभी बिना किसी स्पष्ट चेतावनी के बर्फ की विशाल परत टूट नीचे गिरती है। कुछ ही क्षणों में पूरा रास्ता गायब हो सकता है। स्थानीय कथाओं में डोलोमाइट्स को चंद्रमा से आए लोगों और एक खोए हुए राज्य से जोड़ा जाता है। एक प्रसिद्ध कथा में ऐसे राजकुमार का वर्णन है जिसने चंद्रलोक की राजकुमारी से विवाह किया, लेकिन वह धरती के अंधेरे पहाड़ों में नहीं रह सकी। तब पहाड़ों को चंद्रमा की रोशनी से ढक दिया गया। कहा जाता है कि उनकी फीकी चमक उसी भूली हुई घटना की निशानी है। विज्ञान इन पहाड़ों के रंग, जीवाश्म और आकार को समझा सकता है, लेकिन वह उस भावना को पूरी तरह नहीं समझाता जो सूर्यास्त के बाद पैदा होती है। कुछ मिनट पहले लाल चमकती चोटियां अचानक राख जैसे रंग में बदल जाती हैं, और जब अंधेरा उतरता है तो वे पहाड़ नहीं लगते। वे किसी नष्ट हो चुके पत्थर के नगर के खंडहर दिखाई देते हैं, जहां से निवासी तो चले गए, लेकिन उनकी ऊंची दीवारें आज भी किसी के लौटने की प्रतीक्षा कर रही हैं। नंबर 7, सोकोट्रा आइलैंड, एलियन पेड़ों की भूमि। यमन के तट से दूर अरब सागर में स्थित सोकोट्रा द्वीप को पृथ्वी की सबसे विचित्र जगहों में गिना जाता है। यहाँ पाए जाने वाले कई पेड़, पौधे और जीव दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में प्राकृतिक रूप से नहीं मिलते। द्वीप पर कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे विकास की प्रक्रिया यहाँ अलग दिशा में चली गई हो। सोकोट्रा का सबसे प्रसिद्ध प्रतीक ड्रैगन्स ब्लड ट्री है। इसका तना ऊपर जाकर कई शाखाओं में फैलता है और एक उल्टी छतरी जैसा आकार बनाता है। इन पेड़ों का जंगल दूर से देखने पर किसी अनजान ग्रह की वनस्पति जैसा दिखाई देता है। जब इनके तने को काटा जाता है तो गहरे लाल रंग का रस निकलता है। इसी कारण इसे ड्रैगन का रक्त कहा गया। प्राचीन समय में इस लाल राल का उपयोग औषधि, रंग और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता था। कुछ संस्कृतियों में इसे सुरक्षा देने वाली वस्तु माना गया। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यह रस उस प्राचीन जीव का रक्त है जिसे किसी योद्धा ने इसी द्वीप पर मारा था। वैज्ञानिक मानते हैं कि सोकोट्रा लाखों वर्षों तक मुख्य भूभाग से अलग रहा। इसी अलगाव के कारण यहाँ की प्रजातियां अपने विशेष रूप में विकसित हुईं। द्वीप की लगभग 1/3 वनस्पतियां केवल यहीं पाई जाती हैं। कुछ पौधों के मोटे तने पानी जमा करते हैं, जबकि कुछ की शाखाएं तेज गर्मी और सूखी हवा से बचने के लिए असामान्य आकार लेती हैं। लेकिन द्वीप की विचित्रता केवल पेड़ों तक सीमित नहीं। यहाँ विशाल गुफाएं, निर्जन पठार और सफेद रेत के टीले हैं जो सीधे नीले समुद्र से मिलते हैं। कुछ गुफाएं कई किलोमीटर तक भीतर जाती हैं। उनमें प्राचीन लेख और मानव गतिविधियों के संकेत पाए गए हैं, लेकिन यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं कि उनका उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता था। सोकोट्रा लंबे समय तक व्यापारिक मार्गों से जुड़ा रहा। प्राचीन नाविक यहां से सुगंधित राल और औषधीय पदार्थ ले जाते थे। कुछ पुराने लेखों में इसे जादुई पदार्थों और रहस्यमयी जीवों का द्वीप कहा गया। समुद्र से घिरा होने और कठिन मौसम के कारण बाहरी लोगों के लिए यहां पहुंचना हमेशा आसान नहीं था। द्वीप पर संचार और आधुनिक सुविधाएं सीमित रही हैं। रात के समय कई क्षेत्रों में कृत्रिम रोशनी लगभग नहीं होती। तब आकाश इतना साफ दिखाई देता है कि तारों की संख्या असंभव लगती है। नीचे विचित्र आकार वाले पेड़ और ऊपर अनंत आकाश। बीच में मनुष्य स्वयं को बाहरी प्राणी जैसा महसूस करने लगता है। सोकोट्रा का सबसे अस्थिर करने वाला पक्ष यह है कि यहाँ सब कुछ जीवित है, फिर भी परिचित नहीं। पेड़ हैं, लेकिन हमारे जाने पहचाने पेड़ों जैसे नहीं। फूल हैं, मगर उनके आकार अजीब हैं। चट्टानें हैं, पर वे किसी प्राचीन जीव के अवशेष जैसी लगती हैं। यदि पृथ्वी पर जीवन कई अलग दिशाओं में विकसित हो सकता था, तो सोकोट्रा शायद उन संभावनाओं में से एक बचा हुआ उदाहरण है। यह द्वीप हमें दिखाता है कि हमारी दुनिया का परिचित रूप केवल एक संयोग हो सकता है, और शायद असली रहस्य यह नहीं कि सोकोट्रा इतना अलग क्यों है, बल्कि यह है कि पृथ्वी के बाकी हिस्से उसके जैसे क्यों नहीं हैं। नंबर 8, माचू पिच्चू, खोया हुआ शहर।
पेरू के ऊंचे एंडीज पर्वतों में स्थित माचू पिच्चू बादलों, गहरी घाटियों और घने जंगलों के बीच छिपा एक प्राचीन इंका नगर है। समुद्र तल से लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई पर बने इस शहर को नीचे से देख पाना लगभग असंभव था। सदियों तक बाहरी दुनिया को इसके अस्तित्व का स्पष्ट ज्ञान नहीं रहा। जब 20वीं सदी की शुरुआत में इसे अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली, तब दुनिया ने पत्थर के ऐसे नगर को देखा जिसकी दीवारें बिना गाढ़े के जोड़ी गई थीं। पत्थरों को इतनी सटीकता से काटा गया कि उनके बीच पतली धार भी प्रवेश नहीं कर सकती। भूकंप आने पर ये पत्थर हल्के हिलते हैं और फिर वापस अपनी जगह बैठ जाते हैं। इनका लोगों के पास आधुनिक लोहे के औजार, पहिए वाले भारी वाहन या विशाल मशीनें नहीं थीं, फिर भी उन्होंने भारी पत्थरों को खड़ी पहाड़ियों के ऊपर पहुंचाया। यह काम किस प्रकार किया गया, इसका सामान्य उत्तर मानव श्रम, रस्सियों, लकड़ी और ढलानों से जुड़ा है। लेकिन सटीक तकनीक आज भी बहस का विषय है। माचू पिच्चू का वास्तविक उद्देश्य भी पूरी तरह निश्चित नहीं। कुछ विशेषज्ञ इसे शाही निवास मानते हैं, कुछ धार्मिक केंद्र और कुछ खगोलीय अध्ययन का स्थान। शहर में मंदिर, आवास, कृषि के लिए सीढ़ीनुमा खेत और पानी पहुंचाने वाली नालियां मौजूद हैं। पूरा नगर योजनाबद्ध दिखाई देता है, लेकिन कोई स्पष्ट लिखित अभिलेख नहीं मिला जो इसका रहस्य पूरी तरह खोल सके। सबसे प्रसिद्ध संरचनाओं में इंटिहुआताना पत्थर शामिल है। इसे सूर्य की गति और ऋतुओं से जोड़कर देखा जाता है। कुछ मान्यताओं में इसे वह स्थान कहा गया जहां सूर्य को प्रतीकात्मक रूप से बांधा जाता था। वर्ष के विशेष दिनों में सूर्य की छाया लगभग गायब हो जाती है। यह दर्शाता है कि निर्माताओं को खगोल विज्ञान का गहरा ज्ञान था। नगर के आसपास पहाड़ों और संरचनाओं का संबंध भी विचित्र है। कई पत्थर पीछे दिखाई देने वाले पर्वतों के आकार से मिलते हैं। ऐसा लगता है कि पूरे शहर को केवल जमीन पर नहीं, बल्कि आसपास के प्राकृतिक दृश्य के साथ मिलाकर बनाया गया था। माचू पिच्चू के नीचे कुछ सुरंगनुमा संरचनाओं और खाली स्थानों के संकेत मिले हैं। संरक्षण के कारण हर हिस्से की खुदाई संभव नहीं। इससे यह संभावना बनी रहती है कि शहर के नीचे अब भी और कक्ष मौजूद हों। कुछ शोधकर्ताओं ने जमीन के भीतर असामान्य संरचनाओं की ओर संकेत किया है, मगर उनके वास्तविक उपयोग पर अंतिम सहमति नहीं है। फिर प्रश्न उठता है कि यह नगर छोड़ा क्यों गया? स्पेनी आक्रमणकारी शायद सीधे यहां नहीं पहुंचे थे। संभव है कि बीमारी, राजनीतिक परिवर्तन या इंका साम्राज्य के पतन के कारण लोग चले गए हों। लेकिन किसी शहर को छोड़ने वाले लोग सामान्यतः अपने पीछे जीवन के संकेत छोड़ते हैं। माचू पिच्चू में कई स्थान ऐसे लगते हैं जैसे काम अचानक रुक गया हो। सुबह के समय जब धुंध शहर को ढकती है तो पत्थर की दीवारें धीरे धीरे बादलों से बाहर आती हैं। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगता है कि नगर अभी अभी प्रकट हुआ है और धुंध लौटते ही फिर गायब हो जाएगा। शायद माचू पिच्चू कभी खोया हुआ शहर नहीं था। शायद वह वहीं था, बस दुनिया से छिपे रहने के लिए सही ऊंचाई और सही मौन चुनकर बैठा हुआ था। आज के वीडियो में इतना ही। इन जगहों को देखने के बाद एक बात साफ हो जाती है, धरती अपने रहस्य छिपाने के लिए हमेशा अंधेरे का सहारा नहीं लेती। कभी कभी वह उन्हें इतनी खूबसूरती से हमारे सामने रख देती है कि हम सवाल पूछना ही भूल जाते हैं।